हेलो। नमस्कार दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस में अपना जो संवैधानिक विकास टॉपिक चल रहा था उसका अगला पार्ट है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो दोस्तों इसके ऊपर जो पहला क्वेश्चन वो यही बढ़ के आ जाता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब का है। तो कब का है दोस्तों? 1919 का। फिर देखिए दोस्तों, बात है 20 अगस्त 1917 की। 20 अगस्त 1917। तो दोस्तों इसमें जो भारत सचिव होते हैं, वो होते हैं मॉन्टेग्यू। इसमें जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है, तो इसमें जो मॉन्टेग्यू है वो क्या है दोस्तों? भारत सचिव। तो दोस्तों 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव मॉन्टेग्यू ये घोषणा करते हैं, यानी 20 अगस्त 1917 को भारतीय सचिव जो मॉन्टेग्यू है वो घोषणा करते हैं। क्या करते हैं? जो घोषणा करते हैं, इसी ये जो घोषणा होती है यही 1919 के अधिनियम की क्या बनती है? प्रस्ताव। यानी 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने क्या की? घोषणा। और यही घोषणा 1919 के अधिनियम की क्या बनती है? प्रस्ताव। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि कौन सा अधिनियम प्रस्तावना सहित था। तो दोस्तों 1919 का अधिनियम इसमें प्रस्तावना थी और 1935 का अधिनियम उसमें प्रस्तावना नहीं थी, जिसमें बाद में 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना सम्मिलित की जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों कि 1919 के अधिनियम के अंतर्गत बात करें तो 20 अगस्त 1917 को भारतीय सचिव मॉन्टेग्यू घोषणा करते हैं और यही घोषणा आगे चलकर 1919 के अधिनियम की क्या बनती है? प्रस्तावना बनती है। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना में क्या क्या बातें थी कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अखंड भाग रहेगा, ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना ब्रिटिश संसद की घोषित नीति का लक्ष्य है और भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए जो स्वायत्त शासित संस्था है उनका क्रमिक विकास हो, प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को जोड़ा जाए। ये थी दोस्तों इसके अंतर्गत जो मॉन्टेग्यू की घोषणा थी, ये घोषणा की बातें थी और यही घोषणा आगे चल के 1919 को अधिनियम की क्या बनती है दोस्तों? प्रस्तावना बनती है। फिर दोस्तों इसमें अगली जो बात आती है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत द्वैध शासन की शुरुआत। तो दोस्तों पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। तो सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत होती है। तो दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत होती है 1919 के अधिनियम के तहत। और जो प्रांतीय विषय है उनको दो भागों में बांटा जाता है, एक होते हैं रक्षित विषय और दूसरे होते हैं हस्तांतरित विषय। तो दोस्तों जो रक्षित विषय है वो होते हैं गवर्नर के पास और जो हस्तांतरित विषय होते हैं वो होते हैं गवर्नर जनरल के अधीन लोकप्रिय मंत्रियों के पास या लोकप्रिय व्यक्तियों के पास। फिर पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन है, इसका जनक कौन था। तो दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन इसके जनक होते हैं लियोन्स कार्टियस। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन होते हैं? लियोन्स कार्टियस। अभी दोस्तों जो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत है इसकी अगर अधिनियम पूछे तो होगा 1919, अगर डेट पूछे तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत दोस्तों होती है 1 अप्रैल 1921। देखिए हालांकि कभी नहीं पूछा गया है कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई, इसकी डेट कभी नहीं पूछी गई, सीधा पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई। तो 1919 का अधिनियम। फिर भी अगर डेट पूछ ले तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1 अप्रैल 1921। और दोस्तों इसे 1 अप्रैल 1937 को प्रांतों में जो द्वैध शासन उसे क्या कर दिया जाता है? समाप्त। 1 अप्रैल 1937 को प्रांतों में द्वैध शासन को क्या कर दिया जाता है? समाप्त। और अधिनियम की बात करें तो अधिनियम कौन सा था? तो दोस्तों अधिनियम 1935, यानी 1935 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1937 को प्रांतों में द्वैध शासन को क्या कर दिया जाता है? समाप्त। दोस्तों यहाँ पे निकाल के देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे बनते हैं 16 वर्ष, यानी प्रांतों में द्वैध शासन को कितने वर्ष चलता है? 16 वर्ष चलता है। फिर बात करें दोस्तों कि 1919 का जो अधिनियम है इसमें सांप्रदायिक
इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का दोस्तों क्या किया जाता है, विस्तार। देखिए हमने 1909 का अधिनियम पढ़ा था और 1909 के अधिनियम में आता है कि यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की होती है शुरुआत, और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक होते हैं लॉर्ड मिंटो। और यहाँ पे उस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या हो रहा है, विस्तार। क्योंकि 1909 में जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली की क्या की जाती है, व्यवस्था। और यहाँ पे जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसका क्या किया गया है, विस्तार किया गया है। यानी मुसलमानों के साथ साथ सिख, जैसे सिख, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन और भारतीय ईसाई, और भारतीय ईसाई यानी सिख, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन और भारतीय ईसाई, इन लोगों के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की क्या की जाती है, शुरुआत। तो देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है 1909 में, और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कब होता है, तो 1919 में। यानी सिख, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन और भारतीय ईसाई जो लोग हैं उनके लिए भी निर्वाचन की क्या कर दी जाती है, व्यवस्था। उसके अलावा यहाँ पे पहली बार और दोस्तों महिलाओं के लिए भी पहली बार महिलाओं को मत का अधिकार दिया गया। दोस्तों इस एक्ट के तहत पहली बार महिलाओं को मत का अधिकार दिया गया, और सन पूछ लेते इसकी सन होगी दोस्तों 1926। यानी पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्रदान किया गया, तो दोस्तों पहली बार महिलाओं को अधिनियम पूछे तो 1919 के मार्टेगेचो सुधार अधिनियम के तहत, और कब दिया गया तो 1926 में। एक और दोस्तों इसमें कि जो निर्वाचन प्रणाली है इसका भी विस्तार किया गया, यानी निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। देखिए दोस्तों तीन बातें हैं सेम सी, क्या इसका क्या है, पर ये देखिए निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, यानी पहले यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पे जो निर्वाचन प्रणाली उसका विस्तार किया गया, यानी इसमें शिक्षित व संपन्न, इसमें जो शिक्षित और संपन्न वर्ग के जो लोग हैं उनको मत देने का अधिकार दिया गया। तो दोस्तों देखिए मत से संबंधित इस 1919 के दिन में तीन बातें, क्या, पहली सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार, यानी सिख, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन और भारतीय ईसाई लोग हैं उनके लिए निर्वाचन प्रणाली की क्या की गई, व्यवस्था। दूसरी बात है इस एक्ट के तहत पहली बार महिलाओं को मत देने का क्या दिया गया, अधिकार, क्वेश्चन पूछे थे 1926। फिर है इस एक्ट के तहत निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, यानी शिक्षित और संपन्न वर्ग के लोग हैं उनको मताधिकार का क्या दिया गया, अधिकार। इसका देखिए दोस्तों इस एक्ट के तहत लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। दोस्तों जो 1919 का अधिनियम है इसके तहत लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। और दोस्तों लोक सेवा आयोग के गठन के लिए 1923 में ली आयोग बनाया गया, 1923 में ली आयोग बनाया गया। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या पहली बात क्या है कि इस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। और दोस्तों लोक सेवा आयोग के गठन करने के लिए 1923 में ली आयोग बनाया गया, और इस ली आयोग ने सिफारिश दी, और इस ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में लोक सेवा आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं, रोस बाकर। जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, तो रोस बाकर। फिर है 1919 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत और लंदन में उच्चायुक्त कहें या हाई कमिश्नर
हाई कमिश्नर पद का क्या किया दोस्तों, सर्जन किया गया। हाई कमिश्नर जो पद है या उच्चायुक्त का जो पद है, इस पद का 1919 के अधिनियम के तहत क्या किया दोस्तों, सर्जन किया गया। फिर है इस एक्ट के तहत द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानमंडल का गठन। इस अधिनियम के तहत द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानमंडल का गठन किया गया, जिसमें एक आता है आपका राज्य परिषद, फिर है राज्य विधान परिषद। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका उच्च सदन, इसकी सदस्य संख्या थी 60 और ये है निम्न सदन और इसकी सदस्य संख्या थी 145। दोस्तों जो 1919 का अधिनियम है, इसके तहत एक बात और आती है कि इस एक्ट के तहत 8 फरवरी 1921 को, इस एक्ट के तहत 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में नरेंद्र मंडल की क्या की जाती है, स्थापना। दोस्तों इस 1919 के अधिनियम के तहत 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में नरेंद्र या नरेश मंडल की क्या की जाती है, स्थापना। और दोस्तों जो नरेंद्र या नरेश मंडल है, इसकी सदस्य संख्या थी 121 और दोस्तों इसका जो प्रधान होता था वो वाइसराय, और अपने राजस्थान जी से इंपोर्टेंट रखते हैं क्या कि इसके प्रथम चांसलर थे दोस्तों बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह।